बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन, आपका टीचर। और आज कुछ खास नहीं, जो क्वेश्चन का पेपर जो मैंने आपको दिया था, जो आपने सॉल्व किया था पेपर, उसमें कुछ नंबर थे बच्चों के, वो बहुत कम थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊं, आपको समझाऊं इसी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। मेरे बच्चों, देखो, एक बात मुझे ये बता दो कि क्या तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों देखो, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। ये ऑप्शंस थे आपके पास, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हमने फाइंड करने थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। ठीक है, यही है ना? तो मेरे बेटे देखो, एक बात याद रखना कि चार्ज जो है वो आ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट की मूवमेंट के। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज आता है, जी हाँ, ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आता है। इस चैप्टर में तो हम ये पढ़ेंगे, लेकिन अ, अगले चैप्टर में हम इससे हटकर जरा सा पढ़ेंगे। क्या? कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव पर आता है। यानी ये जो चीजें हमारी चल रही है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से चल रही है। इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। खैर, वो बात जब पढ़ेंगे तब होगी। अभी हम ये मान रहे हैं कि चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आ जाता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने ये फाइंड भी किया। अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो फाइंड भी किया था, और वो फाइंड किया था कहाँ? मिलीकॉन्स आइल ड्रॉप मेथड में। ठीक है, याद आए आपको? मिलीकॉन्स आइल ड्रॉप मेथड में हमने ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज फाइंड किया था, उसको हमने ये माना था, उसको मिस्ट की शक्ल में लिया था, माइक्रोस्कोप लगा ली थी, और वो छोटा सा मिस्ट का पार्टिकल जो था, हमने कंसीडर ये किया कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है, और इसके ऊपर आने वाला चार्ज जो है असल में वही है जो एक इलेक्ट्रॉन पर आता है। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वाकई एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज आता है जितना कि हमने मिलीकॉन आइलड्रॉप में लिया था। हाय हाय बेटे, ये वही एमसीक्यूज है जिनका पेपर तुमने दिया था अभी कुछ दिनों। 25 एमसीक्यूज थे जिनका पेपर तुमने दिया था, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है अमीर हमजा? ओके। तो बेटे देखो, चार्ज आता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और तुमने देखा होगा एक कंडक्टर भी वही होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। मिसाल के तौर पर एक लकड़ी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम होती है, नतीजे में वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं बन पाता। लेकिन एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है आयरन, मेटल्स जितनी भी हैं, क्यों? उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो खैर, ये बात हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके, इस चैप्टर में भी हमने पढ़ी, आगे चलकर भी यही बात होती रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो चार्ज को कैरी कर लेते हैं। कितना चार्ज आता है ये हमने मिलीकॉन आइलड्रॉप मेथड में पढ़ लिया था। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, याद है आपको तो आप बता दें। लो जी, ये मेरे पास एक छोटा सा मेटल की शीट कह लो, या कोई भी एक ऐसा जिस्म है कि जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस रेक्टेंगुलर शेप में। और देखो, ये हैं वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं, ये चार्ज कैरी करते हैं। जरूरी नहीं, अब देखो, अगर तुम इस मेटल की शीट में अगर मान लो
कि 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया। हाँ, आपने ये मान लिया कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आता है? याद रहे ये हम पढ़ चुके हैं मिलीकॉन्स आयल ड्रॉप मेथड में कि कितना चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई भी थी, आपने पढ़ी भी थी। हाँ, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। नहीं बेटे नहीं, मैं तो चार्ज पूछ रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आता है। ऑप्शन वन नहीं, ऑप्शन वन तो आंसर है। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आता है वो क्या है, सवाल ये था। तो मेरे बेटे बिल्कुल सही कहा, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक हो गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, ओके। अब देखो कि जरूरी तो नहीं कि इस मेटल की शीट में आपके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, 10 भी हो, 12 भी हो, 14 भी हो, 18 भी हो, 100 भी हो, 200 भी हो, 1000 भी हो सकता है। ठीक होगी बात, है ना? तो हम चूंकि एक चार्ज के ऊपर तो हमें पता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 का चार्ज आता है, लेकिन एक शीट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। ठीक हो गई बात? ठीक है, तो देखो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, ये जो शीट तुम्हें नजर आ रही है इसके ऊपर टोटल, भाई Q इज इक्वल टू चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ज्यादा चार्ज है कैपिटल Q से, और अगर कम चार्ज है, एक चार्ज की बात कर रहे हो तो स्मॉल q से रिप्रेजेंट करोगे बस। तो Q बराबर होगा Ne के, है ना? टोटल चार्ज इस शीट के ऊपर कितना है, n टाइम्स E। n से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर आने वाला चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम को जब तुम n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा जितने जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब इन 5 पर कितना है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम 5 दफा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 को लिख लो और सबको प्लस कर लो। दूसरा तरीका वो जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो Q इज इक्वल टू Ne का फार्मूला तुम्हें समझ आ गया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। हाँ, तो मेरे बच्चों अब Q किसके बराबर है, Ne के बराबर है। अब आपके पास याद रहे Q से क्या मुराद है, चार्ज। Q से क्या मुराद है, चार्ज। n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं फार्मूले को डिस्क्राइब कर रहा हूं। Q से मुराद चार्ज, और चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, बताओ ना। हाँ, कूलम। सही कहा, सही कहा, कूलम। कैपिटल C से अगर पूरा लिखना है तो कूलम लिख दो, सारे स्मॉल होने चाहिए, लेकिन अगर एक लेटर से डिस्क्राइब करना है तुमने यूनिट को तो उसको कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके पास अगर क्वेश्चन पर गौर करो, तुम्हारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज, यानी चार्ज आपको गिवन है, कितना है वो, वन कूलम। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यही चार्ज है ना, वन कूलम चार्ज है। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिखना, अगले स्टेप में हमने क्यों नहीं लिखा, वन कूलम लिखा। एन हमने फाइंड करने हैं, ई से मुराद चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आने वाला चार्ज, वो कितना है, अरे भाई लिख दिया ना, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, है ना? अब आपको एन चाहिए, n चाहिए तो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये n आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। अब जब तुम इसे डिवाइड करोगे, आप अपने पास कैलकुलेटर रख लें, साथ साथ ये काम किए जाएं, ताकि आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ऑब्जेक्टिव इसमें से 2 भी ऑब्जेक्टिव आ गए ना मेरे बच्चों बोर्ड में, तो फायदा हो जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ही तुम इसे हल करते हो 6.2 एक्सपोनेंट 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मेरी वो बेटी जिसने मुझे ये कहा था कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो उसने बजाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 के बजाय कहा था ऑप्शन ए। तो लोग कह तो सही रही हो, लेकिन वो आंसर है 6.2 एक्सपोनेंट 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर इकट्ठे होंगे तो एक कूलम का चार्ज बन जाएगा। ठीक हो गई बात? हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। अगर आपके पास यहां पर देखो मेन चीज फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने फाइंड करने हैं, आपके पास चार्ज मौजूद है, आपने चार्ज फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये दोनों सूरतों में आपके पास Q इज इक्वल्स टू Ne, ये फार्मूला लगेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं या आपने चार्ज फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू Ne का फार्मूला लगेगा। डिपेंड फार्मूला कौन सा लगेगा, याद रहे चार्ज के और भी फार्मूले होंगे सॉरी, चार्ज के और भी फार्मूले होंगे, लेकिन हमने देखना ये होता है कि डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, उनके मुताबिक हमने फार्मूले का इंतखाब करना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमने जो डेटा देखा और डेटा के मुताबिक हमने जो फार्मूला लिया वो बन रहा था Q इज इक्वल टू Ne, और Q इज इक्वल टू Ne के तहत हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया आप बिला झिझक बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज, कोई भी बात। कैलकुलेटर अपने सामने रखो ताकि कैलकुलेट करते रहो, तुम्हें परेशानी ना हो, आसान हो जाए काम। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है द एसआई यूनिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 9 एक्सपोनेंट 9। याद रहे एसआई यूनिट्स इसके साथ लिखे हुए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 एक्सपोनेंट माइनस 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 8.85 एक्सपोनेंट 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास ऑप्शन आ गए, फाइंड कैसे करेंगे? हाँ, सवाल ये है। तो मेरे बच्चों अगर तुम्हें कूलम्स लॉ याद है, याद रहे कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, याद है तुम्हें? हाँ, उसमें जो K है हम जानते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही है, K किसके बराबर होता है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा चलो मुझे ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? जल्दी बताओ। यानी अगर तुम चाहो 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखो, उसकी वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे? हाँ हाँ, 9 एक्सपोनेंट 9 लिखोगे, 9 एक्सपोनेंट 9 लिखोगे। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना, ना लिखो, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दो जो कि है 9 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, ओके ओके, सही कह रहे हो तुम सब बच्चे, वेरी गुड, 9 एक्सपोनेंट 9। ठीक हो गई बात। के की कीमत क्या है? 9 एक्सपोनेंट 9। अच्छा, इसके यूनिट्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने याद हो अगर आपको पहला, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं। जो जो बच्चे लेट आ रहे हैं कोशिश ये किया करो कि इन टाइम आ जाओ, ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। असल में ना ये बिल्कुल जंजीर की तरह, जिस तरह से कड़ियां जुड़ी हुई होती है ना और जुड़कर एक जंजीर बना लेती है, बिल्कुल इसी तरह से एक कड़ी भी मिस हो गई तो वो जंजीर नहीं बनेगी बेटा। ठीक है, तो टाइम पर आ जाया करो, लेकिन नहीं आते तो कोई बात नहीं, आपके वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मौजूद होगा, वहां से देख लेना एक क्वेश्चन मिस किया है मैंने। ठीक है, तो कोई बात नहीं मेरी बेटी। चलो आगे चलते हैं। याद रहे मैंने अपने बच्चों को ये बताया था कूलम्स लॉ पढ़ाते हुए, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये मैं पहली और आखिरी दफा बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। क्या बात थी? वो ये कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप यूनिट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं।
देखो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला है मेरे बेटे। यहाँ पर जस्ट आपको फार्मूला चूंकि पता है, आप तमाम चीजों के यूनिट्स लिखें और उन्हें बैलेंस कर लें तो के यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। नहीं समझ आया तो बोर्ड होता तो मैं अभी समझा देता, लेकिन अगर नहीं समझ आई आपको कि ये यूनिट्स कैसे आए हैं तो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं इसकी स्लाइड भी बनाकर आपको शो कर दूंगा कि कैसे बनी। ठीक है, ये यूनिट्स कैसे आए। याद रहे कि अगर आपको यूनिट्स का नहीं पता तो कोई परेशानी की बात नहीं होती, आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसके या उसमें मौजूद किसी भी चीज के यूनिट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। खैर, अगर आपने बुक खोल रखी है आपके सामने होना चाहिए 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कांस्टेंट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स हैं। बुक खोल लो, पहला पेज, दूसरे पेज पर ये मौजूद है। ठीक है, यूनिट्स मौजूद है नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखो अब मैंने क्या कर रहा हूं। हम जानते हैं F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा चलो, इस आखिरी फार्मूले को अगर तुम देखो और से, तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पर मैंने कंपेयर किया। ठीक है, देखो के, अगर आप पहली वाली इक्वेशन को देखें, किस इक्वेशन को मैं गायब कर रहा हूं, इस इक्वेशन को जिसको मैं बार बार लिख रहा हूं गायब कर रहा हूं। यहां पर मैंने देखो के किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके, अब मैंने यहां पर के नहीं लिखना, के की जगह के की वैल्यू लिखनी है। और के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। ऐसा ही है, उसके यूनिट्स के साथ लिख दिया मैंने ताकि एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स भी मुझे पता चल जाए। ठीक है, ओके। देखो 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिंपली सिंपली चूंकि मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट, तो मैं रिप्लेस करूंगा एप्सिलॉन नॉट को उठाकर, यहां डिवाइड हो रहा है ना, रेड एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको उठाकर मैं लेफ्ट साइड पर, हाँ लेफ्ट साइड पर ले जाऊंगा। और 9 एक्सपोनेंट 9 मुझे यहां नहीं चाहिए, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो शक्ल कुछ यूं आ जाएगी। ऐसा ही है ना? अरे भाई, जिस चीज को तुम्हें फाइंड करना होता है उसे अलग थलग करना होता है। क्वेश्चन के मुताबिक तुम्हें एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना है, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, जैसा कि इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है। आखिरी इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया? 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रहे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स भी लिखने, लिहाजा मैं उसको यूनिट्स समेत लिख रहा हूँ, 4 पाई के यूनिट्स नहीं होते, ये कांस्टेंट है। ठीक हो गई बात? ओके, अब मैं जब इसे सॉल्व करता हूं तो आंसर वही आ जाता है जो सी है, 8.85 एक्सपोनेंट -12। ओके, अब यहां पर यूनिट्स देखो, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर तुम गौर करो, ये इक्वेशन जिसे मैं लिख रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नीचे है। अरे भाई, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, बड़े आराम से ये बात समझ जाओगे कि जो चीज नीचे, देखो इनकी पावर्स है ना, अगर इनको तुम शिफ्ट कर दोगे ऊपर तो इनके पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। न्यूटन +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाकर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कूलम के साथ -2 की पावर है, ये ऊपर जाकर +2 की पावर हो जाएगी। तो देखो कूलम यहाँ पर -2 था, ऊपर ऊपर जाकर प्लस हो गया। न्यूटन यहाँ पर +1 था, ऊपर जाकर -1 हो गया। मीटर यहाँ पर +2 था, ऊपर जाकर -2 हो गया। हाँ, तो यहाँ तक मेरी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है मेरे बच्चों। इसीलिए मैंने यही फैसला किया था कि आपको ये अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव को फाइंड करना, करेक्ट आंसर को कैलकुलेट करना आ जाए। तो अगर कोई परेशानी होती है तुम बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं मौजूद हूँ। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए।
मेरे बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल्ड, अगर दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, हाफ हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अरे भाई, जो चीज तुम फाइंड करना चाह रहे हो उसका फार्मूला तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता है समझ लो काम हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डबल्ड, द फोर्स, अब ये रिलेशन बन रहा है फोर्स और चार्ज का, फोर्स और चार्ज का, फोर्स और चार्ज का। हसन अली गलत कह रहे हो तुम, हाफ नहीं है। तो खैर अभी देख लो, अभी देख लो, मैं फिर तुमसे क्वेश्चन करता हूं, जब तुम्हें समझ आ जाए फिर आंसर देना, तुक्के ना लगाओ, ठीक है। ओके, तो अब हमें फोर्स की तरफ जाना है, फोर्स बराबर है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यही है ना। अरे भाई के ना लिखो, तुम्हारी मर्जी है, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस। के ना लिखो, के की जगह के की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन को देखें, चार्ज और फोर्स का रिलेशन है, हाँ, और इसके दरमियान डिस्टेंस है, हमने उसे डबल कर दिया, ओके। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो, और क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पर चार्ज जो थे वही रहे, है ना। क्वेश्चन के मुताबिक डिस्टेंस चेंज हुआ है, चार्ज तो वही है जो पहले थे। इसका मतलब है कि Q1 और Q2 की कीमतें वही हैं जो इससे पहले, ऐसा ही है ना, है ना। तो Q1 और Q2 चेंज नहीं हुए। तो अगर अब तुम इस फार्मूले को देखो तो क्या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के इज कांस्टेंट। अगर ऊपर वाले फार्मूले में देखो के इज कांस्टेंट, हटा दो। Q1 Q2 तब्दील नहीं हुए इस क्वेश्चन में, तो मान लो ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को हटा दो तो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके। डिस्टेंस डबल हो गया, हाँ, डिस्टेंस डबल हो गया। अब क्या करोगे, तो r को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। जब किसी चीज को तुमने डबल करना होता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वो चीज डबल हो जाती है। अरे भाई आपके पास 50 रुपए हैं, आप उसे डबल कीजिए, कैसे करोगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 का 100, 100 रुपए होगा। कितना आसान है पैसे बढ़ाना, है ना। तो डिस्टेंस को आपने डबल करना है तो r को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन के मुताबिक डिस्टेंस इज डबल, डबल हो गया, ओके। हम भी डबल कर देते हैं, लो, r को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर ले लिया। अब जब तुम इसे खोलोगे तो आ जाएगा 1/4r²। तो देखो अगर बाकी चीजें कंपेयर की जाए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या 1/4 डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी फोर्स 1/4 हो जाएगी। अमीर हमजा, ओ सॉरी, हसन अली, यहाँ तक बात समझ में आई बेटे। फोर्स 1/4 होगी, उसकी वजह कि जब आपने डिस्टेंस को r को 2 से मल्टीप्लाई किया डबल करने के लिए, तो चूंकि फार्मूले में वो डिवाइड हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन 1/4, ठीक हो गई बात, हाँ। प्यारे बच्चों, 1/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई इशू है, कोई परेशानी है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप बिला झिझक बात कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। चौथे क्वेश्चन की तरफ चले प्यारे बेटे, ओके। चौथा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दो चार्ज जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वो अनलाइक है, अगर वो लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, तो उनके दरमियान में मीडियम होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है।
देखो, जब आपके पास एक, जैसे मैं चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में इंटेंसिटी बन गई, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बात हुई थी हमारी। अब आपने एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव रख दिया, तो पॉजिटिव प्लेट उसे रिपेल करेगी, नेगेटिव प्लेट उसे खींचेगी। अब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अरे भाई, मूव कर रहा है बीच में, उन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, जिस मीडियम में वो मूव कर रहा है। आप खेल रहे थे, अचानक जोर से हिट किया गेंद को, वो दूर जा गिरी। अब आप भाग रहे हैं हवा में, अब चूंकि पानी के उस पार गिरी है गेंद, तो अब आपको भागना पड़ेगा उस पानी में से भी। तो जैसे ही आप भागते भागते उस पानी में एंटर होंगे तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मीडियम है कि जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है। इसी तरह से जब दो प्लेटों के दरमियान में चार्ज भागता है तो डिपेंड करता है कि उन दो प्लेटों के दरमियान मीडियम कौन सा है। मीडियम का इस्तेमाल जरूरी है, हमने बात की थी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो मीडियम का इस्तेमाल तो जरूरी है, लेकिन हम इस चैप्टर में ये मानते हैं कि दोनों प्लेटों के दरमियान कोई मीडियम हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है। यानी एयर है, जाहिर है कुछ भी नहीं होगा तो एयर होगी, या मान लो वो वैक्यूम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर तुम कोई मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर आप एप्सिलॉन आर लगाएंगे, ठीक है। याद रहे कि जब एयर और वैक्यूम हो तो आप एप्सिलॉन आर नहीं लगाते, इसका मतलब यह है कि आपने किसी किस्म का कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब आप कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको एप्सिलॉन आर भी लगाना पड़ता है। ओके, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मींस वन, लेस देन यूनिटी कम होगी, इक्वल टू यूनिटी नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो मेरे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेटर देन यूनिटी। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज इज ग्रेटर देन यूनिटी, यानी वन से इसका आंसर बड़ा होगा। कैसे कैसे? ओके, अगर तुमने किताब खोल रखी है तो तुम्हारे पास एक छोटा सा टेबल है रिलेटिव परमिटिविटी के साथ ही, तीसरे पेज पर, ठीक है। कूलम्स लॉ वाला चैप्टर निकाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके तीसरे पेज पर सीधे हाथ पर नीचे एक पिंक कलर का बॉक्स है, आई थिंक, या ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, याद नहीं मुझे। बहरहाल वहां पर आपके पास देखो, गौर से देखो, एप्सिलॉन आर की कीमत वैक्यूम की क्या है, वन है। एयर की क्या है, वन है। अब तमाम वैल्यूज को, ओके ओके पिंक कलर है, ठीक हो गई बात। ओके, अब उसके अलावा जाहिर है अगर वैक्यूम और एयर है तो एप्सिलॉन आर तो लिखेंगे ही नहीं, क्यों, उसकी कीमत वन है। अब बाकी तमाम वैल्यूज देखो, तमाम वैल्यूज देखो, तमाम वैल्यूज देखो, 2.5, 3.5, 3.7, 4.5, 2.8, 4, 5, 13.5 एंड 12,000। आप नोटिस कर ले, यहाँ पर कहीं भी नेट को सर्च कर लो, इसके अलावा भी जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, हर एक की रिलेटिव परमिटिविटी होती है, किसी की भी वैल्यू वन से कम नहीं है, वन से ज्यादा ही होगी। आप जो पिंक कलर का बॉक्स मेरी बेटी ने अभी मुझे बताया, आप वहां पर भी देख लो, वहां पर भी देख लो, वहां पर कहीं भी एप्सिलॉन आर की कीमत वन से कम नहीं है, ज्यादा है, सारी की सारी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन गया, ग्रेटर देन यूनिटी। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, इस टेबल के हिसाब से इस टेबल को भी कोशिश करना, अगर इसकी कीमतें याद हो जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। कहीं भी कोई भी शक्ल बदल कर ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके पास। तो खैर उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है, आ गई। हाँ, आगे चले। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो मेरे बेटे, बिला झिझक मुझसे पूछो, बिला झिझक मुझसे पूछो, कोई इशू नहीं। सबसे बड़ा इशू आप क्वेश्चन नहीं करते।
ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम, यहाँ पर ये जो म्यू लिखा हुआ है ना, यू है, लेकिन यू से जरा हटकर है। इस लेटर को म्यू पढ़ते हैं और इसकी कीमत प्रीफिक्स है ये म्यू, इसकी कीमत होती है एक्सपोनेंट -6। ठीक है, तो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है। अब जाहिर है, अभी तो मेरे बच्चों ने बताया चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम। तो जहां पर कूलम आ जाए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चार्ज है। तुम उसे क्यू से रिप्रेजेंट करोगे, तुम्हारी मर्जी है, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करो, तुम्हारी मर्जी है, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करो, अपनी मर्जी है। ओके, और देखो फोर्स यहां पर है -2 न्यूटन। ठीक है, एक चार्ज है, इसके ऊपर पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और फोर्स लग रही है इसके ऊपर एक्सपोनेंट -2 न्यूटन। हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है यार बेटे, मुख्तलिफ कीमतें हैं, ए बी सी डी तमाम ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। जरा डेटा को गौर से देखो, कौन सा फार्मूला लगेगा ये तुम्हें डेटा बता देगा, क्वेश्चन बता देगा कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, वो तुम्हें बता देगा। आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला, E इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस नामी गालिबन कोई टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा पांचवा पेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स ओवर चार्ज के। प्यारे बच्चों, चार्ज की कीमत मौजूद है 10 माइक्रो कूलम, फोर्स की कीमत मौजूद है एक्सपोनेंट -2 न्यूटन। अब क्या करेंगे हम? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। देखो ये फार्मूला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, तमाम वैल्यूज क्वेश्चन की क्वेश्चन में मौजूद है इससे रिलेटेड, और ई आपके पास बड़े आराम से आ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसकी कीमतें पुट करनी है। तो एफ की जगह एफ की कीमत पुट कर दो। एफ की कीमत क्या है भाई? एक्सपोनेंट -2 न्यूटन, ऐसे ही है ना। तो हमने एक्सपोनेंट -2 न्यूटन पुट कर दिया। चार्ज की कीमत 10 माइक्रो कूलम थी, तो याद रखना माइक्रो, म्यू, म्यू या माइक्रो, हाँ, एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। वो तुम अली फराज आपने आंसर दिया 1 ए, तो डेफिनेटली ए ही है ना भाई, वो तो तुम्हें नजर आ रहा है रेड कलर से, वही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल से मैं इसे रब कर दूंगा, इसे भी ब्लैक कर दूंगा, फिर ढूंढ के दिखाना मुझे पहले से ही कैसे तुम ढूंढ लेते हो। अरे भाई, कैलकुलेटर सामने रखो, डिवाइड करो और फिर निकालो। ठीक है, ओके, तो एक्सपोनेंट -2 को डिवाइड करो। तो जैसे ही तुम डिवाइड करोगे आपके पास 1000 आंसर आ जाएगा। मेरे बेटे ने, हमीर हमजा ने अभी बताया, 1000 आंसर आ जाएगा। तुम 1000 लिख दो या एक्सपोनेंट 3 लिख दो। ठीक है, 1000 आंसर आएगा, 10,000 नहीं बेटा, एक जीरो ज्यादा लगा दिया तुमने। एक जीरो ज्यादा लगाया इंशाल्लाह। ओके, तो जैसे ही तुम इसे हल करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1000, या आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट 3। याद रहे, 1000 और एक्सपोनेंट। ओके ओके अली फराज, ठीक है। मुझे चूंकि आप नजर नहीं आ रहे, आपने वैल्यू से पहले ही आंसर दे दिया, तो मैं समझा शायद आपने वो जो रेड कलर का निशान है उससे किया। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। सारे बच्चे ऐसे ही करें जैसे अली फराज कर रहा है। पेपर रखो सामने, कैलकुलेटर रखो, कैलकुलेट करो कल से। जाहिर है इसके 25 एमसीक्यूज थे, उनको कंप्लीट कराना है मैंने तुम्हें, तो अपने पास रखना सारे के सारे। अच्छी बात है, जरा डिटेल से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गई बात? याद रखना, न्यूटन पर कूलम किसके यूनिट्स होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उम्मीद है यहाँ तक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।